नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है आपके उपसय संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का जो हमारा चैप्टर है उसे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बर्नर का सिद्धांत। बर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे। बर्नर का सिद्धांत पढ़ने के बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे उनकी जो समावयवता है उसके बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिर जो आधुनिक सिद्धांत हैं जो कि आपके CFT वगैरह हैं वो किस प्रकार से होते हैं। उसके अलावा वो लास्ट में पढ़ेंगे हम उपसय संयोजन यौगिकों का उपयोग। तो इस प्रकार से जो हमारा की पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसय संयोजन यौगिक, इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपका नीट एग्ज़ाम हो, वो आपका जेई मेन का एग्ज़ाम हो, जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो, या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इस चैप्टर को एक दिन में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल विद द लाइन टू लाइन, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम इस चैप्टर जो वीडियो के खत्म होने तक पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे एकदम, और आपको याद भी हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का ये जो चैप्टर है, देखिए ये सबसे पहले आपको बोला गया है कि इससे पहले के चैप्टर्स में हमने अध्ययन किया कि संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती हैं। तो दोस्तों हम इसको एक बार रीडिंग इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम पहले इसकी रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाने के बाद साथ साथ में आपको समझाता चलूँगा और साथ में ये भी बताता चलूँगा कि इसमें से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग लगा रहे हैं। तो चलिए, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती हैं जिसमें धातु परमाणु अन्य ऋणायनों तथा उदासीन अणुओं से परिबद्ध रहते हैं। आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में ऐसे यौगिक उपसय संयोजन यौगिक कहलाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। उपसय संयोजन यौगिकों का रसायन आधुनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना की नई धारणाओं ने जैविक तंत्रों के जीवन घटकों की कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12। देखिए, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट के उपसय संयोजन यौगिक हैं। विविध धातु कर्म प्रक्रमों में, औद्योगिक उत्प्रेरकों तथा वैश्लेषिक अभिकर्मकों में उपसय संयोजन यौगिकों का उपयोग होता है। विद्युत लेपन, वस्त्र रंगाई तथा औषध रसायन में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अनेक उपयोग हैं। तो देयर आर मैनी यूजेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ एंड द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर यही कहने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि उपसय संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत। तो बर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एक सिद्धांत दिया था। तो हम उसको पढ़ेंगे। इसमें इसकी जो इन्होंने क्या क्या सिद्धांत के अंदर क्या क्या मेन बातें कही थी और क्या क्या इसकी कमियां हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उपसय संयोजन यौगिकों की संरचना के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। इन्होंने अनेक उपसय संयोजन यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताई एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। बर्नर ने धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी तथा द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी की धारणा प्रतिपादित की। इस बात को आप याद रख लेंगे। द्विअंगी यौगिक जैसे कि CrCl3.COCl2 या फिर PdCl2 में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता क्रमशः 3, 2 तथा 2 है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जितनी उसकी संयोजकता रहेगी ना जो धातु आयन की, वही उसकी प्राथमिक संयोजकता है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में ये पाया गया है कि सामान्य ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में डालने पर कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड गिरा आपके तो क्या करेंगे, जब आप इसमें क्या कर देंगे, सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से था कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विलयन। तो आपको यहाँ पर बोला गया कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है आपके कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड COCl3 के अमोनिया के साथ जो बने विलयन में क्या करेंगे, आप सिल्वर क्लोराइड डालेंगे। ये बने विलयन में देखिए कोबाल्ट थर्ड अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों पाएगी सामान्य ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को मिला लेंगे। क्या कर देंगे आप, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो क्या होगा, यहाँ से ये Cl निकाल लेगा और यहाँ से Ag निकाल लेगा, उससे क्या बना लेगा, ये AgCl बना लेगा। लेकिन ये AgCl जो बनाने की जो है ना मोल, कितने मोल बनाएगा, ये अलग अलग बनाता है। अलग अलग इसलिए बनाता है कि कभी कभी जो आपके कोबाल्ट क्लोराइड है ना उसके अंदर देखिए जो जो होता है क्लोरीन होता है, वो कभी कभी दो ही आपके कोष्टक के बाहर रहेंगे, कभी एक रहेगा। तो उस हिसाब से ये अलग अलग सिल्वर क्लोराइड बनाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 मोल AgCl दे रहा है, COCl3.NH3। इसका मतलब ये है कि आपके जो COCl3.NH3 है ना, 6NH3,
तो इसमें से ये होता है कि आपके CO और जो आपके NH3 हैं 6 की 6 यहाँ पर आ जाएंगे, और जो आपके बाकी के 3 Cl है ना वो बार हो जाएंगे Cl3। तो बाकी के तीनों कोष्टक के बार वाले Cl आसानी से AgCl बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 2 मोल AgCl देता है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है आपके 1 मोल AgCl देता है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है आपके 1 मोल AgCl देता है। और इनके रंग भी अलग अलग हैं, देखिए ये वाला पीले रंग का, ये नीला लोहित बैंगनी, ये हरे रंग का, और ये बैंगनी रंग का। तो उसने जो प्रयोग किए उससे उसने कुछ जो निष्कर्ष निकाले वो ये हैं कि उपरोक्त प्रेक्षणों तथा इन यौगिकों के विलयनों के चालकता मापन के परिमाण को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह क्लोराइड आयन या फिर अमोनिया अणु अथवा दोनों कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं तथा यौगिकों की सारणी 9.1 में दर्शाए अनुसार सूत्रित किया जाए। मैंने कहा था देखिए यहाँ पर केवल आपके 3 क्लोराइड बाहर हैं, 3 क्लोरीन बाहर हैं, यहाँ पर आपके 2 बाहर हैं, यहाँ पर 1 बाहर है, और यहाँ पर भी 1 बाहर है। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, उनके अलग अलग प्रकार के आपके देखिए यहाँ पर 3 क्लोराइड बाहर हैं तो 3 प्रकार के AgCl बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। तो ये बोला गया है कि ये ध्यान देने योग्य है कि सारणी 9.1 में अंतिम दो यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र COCl3.NH और NH3 समान है। देखिए मूलानुपाती सूत्र तो समान है परंतु गुणधर्म भिन्न भिन्न है। आप देखेंगे COCl2NH3 का होल फॉर Cl, COCl2NH3 का होल फॉर प्लस Cl माइनस। रंग भी अलग अलग हैं, इसका रंग है हरा, इसका रंग है बैंगनी। ऐसे ही यौगिक समावयवी कहलाते हैं, इनको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। बर्नर ने 1898 में उपचय संयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। उपचय संयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, पहली है प्राथमिक और दूसरी है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयननीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं जनरली वो धन आयनों द्वारा पूरी की जाती हैं, जो पॉजिटिव होते हैं ना उनके द्वारा पूरी की जाती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीय होती हैं, ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता उपचय संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इसमें सेकेंडरी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे COCl3.NH3 है, तो इसके साथ जो बाकी के जुड़े हुए हैं ना इनको बोल देंगे ये द्वितीयक संयोजकता। कोबाल्ट को बोल देंगे आप प्राथमिक संयोजकता। कुछ इस प्रकार से धातु से द्वितीयक संयोजकता से संबंधित आयन विभिन्न उपचय संयोजन संख्या के अनुरूप तद्धिक स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वयक बहुपलक यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल कहते हैं। गुरु कोष्टक में लिखी स्पीसीज संकुल तथा गुरु कोष्टक के बाहर लिखे आयन प्रति आयन काउंटर आयन्स कहलाते हैं। गुरु यानी कि जो बड़ा कोष्टक है उसके अंदर जो लिखा होगा वो संकुल होगा और जो बाहर लिखा होगा उसको आप बोलेंगे काउंटर आयन। तो ये आपके कहा था, किसने कहा था कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसके आधार पर उन्होंने ये भी अवधारणा दी थी कि संक्रमण तत्वों के समन्वयन यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय ज्यामितियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार CONH3 का होल 6 3+ और या COClNH3 होल 5 2+ तथा COCl2NH3 का होल 4+ की ज्यामितियाँ अष्टफलकीय हैं, जबकि NiCO4 तथा PDCl4 2- क्रम से चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा क्या क्या कहा गया हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। इन्होंने कुछ टोटल 4 या 5 बातें कही थी। इन्होंने कहा कि दो प्रकार की संयोजकताएं होंगी, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक वाली आयनीय होती हैं, सेकेंडरी वाली अनायनीय होती हैं। इन्होंने कहा कि जो उसके आसपास की जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती हैं, वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित रहती हैं। फिर उन्होंने अगली बात कही थी, वो कही थी उनकी आकार के आधार पर कि मतलब किस प्रकार से वो रेगिस्तान यानी कि 3D में व्यवस्थित होती हैं। तो देखिए एक प्रश्न है, हम इसको करके देख लेते हैं कि जलीय विलयन में किए गए निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकताएं बतलाइए। अब आपको बताना है कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी होगी। देखिए सूत्र दे रखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है कि आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या बतानी है। तो PDCl2.4NH3 जब आप इसमें AgNO3 मिलाएंगे तो आपको 2 मोल AgCl मिलेंगे। तो एक बात तो पता लग रहा है आपको
2 मोल AgCl मिल रहे हैं यहाँ पर आपको। कितने मिल रहे हैं? 2 मोल AgCl। तो इससे एक बात है कि आपके जो क्लोरीन के 2 मोल हैं वो क्या है? बाहर हैं। तो PdNH3 का होल 4 यहाँ पर रहेगा और आपके जो Cl हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो 2 Cl हैं वो आपके यहाँ पर रहेंगे, 2 वाले। तो जो आपके ट्वाइस ऑफ Cl रहेंगे आपके बाहर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसकी जो सेकेंडरी संयोजकताएं है ना वो कितनी है? 4, क्योंकि इसमें 4 बार रह रहे हैं। देखिए ये रहे। सेकेंड है कि इसमें कितने रह रहे हैं? आपके 2 मोल AgCl मिल रहे हैं। तो इसकी देखिए ये बनेगा NiH2O का होल 6 और आपके जो 2 मोल 2 Cl माइनस हैं वो क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। तो देखिए कितनी आ जाएंगी इसकी? 6 आ जाएंगे, क्योंकि 6 इसके साथ में 6 लिगेंड क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तीसरा दे रखा है PTCl फॉर ट्वाइस ऑफ HCl, तो यहाँ पर 0 आ रहे हैं। तो देखिए आप 0 आने का मतलब ये है कि प्लेटिनम के अंदर आपके क्या, एक तो 4 Cl माइनस है, प्लेटिनम के अंदर 4 Cl हैं और आपके 2 पानी के अणु हैं। इस चारों की जो पूरे की पूरी हैं वो क्या इसके अंदर हैं? बाहर एक भी Cl नहीं है। तो इसका मतलब इसके साथ 4 और 2 6 सेकेंडरी लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? Cn बराबर 6 हो जाएगा। उपचय संयोजन संख्या इसकी 6 हो जाएगी। द्वितीयक संयोजकता आ जाएगी 6। देखिए ये रही तीसरे की 6। चौथा दे रखा है COCl3.4NH3। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपके केवल एक Cl है ना वो बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये कि एक Cl को बाहर निकाल दो, बचे कितने? 4 अमोनिया और 2 Cl। तो 4 अमोनिया और 2 Cl तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 4 और 2 6। तो ये द्वितीयक संयोजकता इसकी भी 6 आ गई। तीसरा दे रखा है कि PtCl2 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3 और यहाँ पर भी 0 रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों की दोनों अंदर हैं। तो 2 Cl और 2 अमोनिया, 2 Cl और 2 अमोनिया कितने हो गए? 4। तो इसकी सेकेंडरी बैलेंस आ जाएगी 4। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला गया है कि द्विलवण तथा संकुल में अंतर। तो हम पढ़ेंगे द्विलवण और संकुल क्या होता है। ये द्विलवण तथा संकुल दोनों ही 2 या इससे अधिक स्थायी यौगिकों के रस समीकरण मितीय अनुपात यानी कि स्टाइकोमेट्रिक रेशो में संगठित होने से बनते हैं। तथापि ये भिन्न है क्योंकि द्विलवण जैसे कि कार्नेलाइट का सूत्र होता है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। मोहर लवण का सूत्र होता है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। इसको बोला जाता है क्रिस्टलीय अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट। तो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो आपको कार्नेलाइट और मोहर लवण का नाम याद होना चाहिए इनका सूत्र सहित। पोटास फिटकरी का सूत्र होता है KlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। दोस्तों जो पोटास फिटकरी का सूत्र होता है वो यही होता है और आदि जल रूप में पूर्ण रूप से साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, परंतु K फॉर FeCN का होल 6 में उपस्थित FeCN का होल 6 माइनस संकुल आयन Fe प्लस तथा Cn माइनस आयनों में वियोजित नहीं होता। तो जो मेन डिफरेंस होता है वो इनके अंदर वो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके द्विक लवण होंगे जैसे कि कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, जब आप इसको पानी में मिलाएंगे ना, जब आप इसको पानी में मिलाएंगे तो ये पूरा की पूरा आयनित हो जाएगा। आयनित होकर के टूट जाएगा, पोटेशियम प्लस में टूट जाएगा, मैग्नीशियम +2 में टूट जाएगा, साथ में Cl माइनस में टूट जाएगा। मतलब कि ये पूरा की पूरा वियोजित हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी जो कि आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा संकुल यौगिक उसको पानी में डुबोएंगे, तो जैसे कि आपने यहाँ पर बोला गया कि K फॉर FeCN का होल 6। तो यहाँ पर ये रहता है कि जो डिब्बे के अंदर जो बड़े कोष्टक के अंदर वाली जो संकुल है ये वाला, ये कभी नहीं टूटता। ये 4K प्लस तो आपके जल में वियोजित हो जाएंगे, लेकिन आपके FeCN का होल 6 माइनस में से Fe+2 और Cn माइनस कभी भी नहीं टूटेंगे। यही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खास बात है कि जो आपके कोष्टक के अंदर लिखी हुई टर्म्स है वो कभी विखंडित नहीं होती है। आगे बोला गया कि उपसय संयोजन यौगिकों से संबंधित प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं। तो मेन जो आपके पारिभाषिक शब्द है और उनकी डेफिनेशन है वो हम देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले बोला गया कि आपको उपसय संयोजन सत्ता या फिर समन्वयक सत्ता क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आवंटित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसय संयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर COCl3NH3 का होल 3 यानी कि 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन एक उपसय संयोजन सत्ता है जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणुओं तथा 3 क्लोराइड आयनों से घिरा है। अन्य उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं निकेल CO4। इसमें क्या होता है, निकेल का अणु जो 4 कोबाल्ट के अणु है उनसे घिरा हुआ है, CO के अणुओं से घिरा हुआ है। PtCl2 डॉट अमोनिया यानी कि जो पूरा की पूरा आपके डिब्बे के अंदर जो बड़े कोष्टक है उसके अंदर जो भी टर्म रहेगी आप उसको बोलेंगे उपसय संयोजन सत्ता या फिर समन्वयन सत्ता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
सेकंड है केंद्रीय परमाणु आयन। तो केंद्रीय परमाणु आयन बोला जाता है जो आपके केंद्र में रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप प्लेटिनम, निकेल या फिर आयरन। केंद्रीय यानी कि वह धातु परमाणु आयन जिससे जो चारों की चारों जो पूरे के पूरे लिगेंड जुड़े रहते हैं वो आपके होता है केंद्रीय परमाणु आयन। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, किसी उपसय संयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर NiCl2.H2O का होल 4, CuCl2NH3 का होल 5 2+ तथा FeCN का होल 6 में केंद्रीय परमाणु। देखिए यहाँ पर आएगा आपके निकल, यहाँ पर होगा आपके कोबाल्ट और यहाँ पर होगा आपके आयरन। केंद्रीय परमाणु क्रमशः देखिए निकल +2, कोबाल्ट +3 तथा आयरन +3 है। इन केंद्रीय परमाणु आयनों को लुईस अम्ल भी कहा जाता है। लुईस अम्ल क्यों कहा जाता है आप सभी लोग जानते हैं। लुईस अम्ल क्या होते हैं? लुईस ने एक धारणा दी थी कि जो धातु लोन पेयर देंगे वो मतलब जो भी कोई है वो लोन पेयर दान करता है वो कहलाता है आपके लुईस, और जो लोन पेयर ग्रहण करता है वो कहलाता है आपके लुईस अम्ल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपके अमोनिया के अणु जुड़े रहते हैं तो अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर, और क्या होता है जो धातु होता है वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर अपने जो लोन पेयर इनको ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको लुईस अम्ल कहा जाता है। आगे बोला गया है लीगेंड। देखिए उपसय संयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु आयन से परिबद्ध आयनतमाणु लीगेंड कहलाते हैं। लीगेंड किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया आपके लीगेंड कहलाएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर दान देता है। लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म। ये सामान्य आयन हो सकते हैं जैसे क्लोराइड, छोटे अणु हो सकते हैं जैसे कि जल, या फिर अमोनिया बड़े अणु हो सकते हैं जैसे कि NH2 CH2 इसको क्या बोलेंगे आप, डाइएमीन, या फिर NCS2 ये, अथवा बृहद अणु भी हो सकते हैं जैसे कि प्रोटीन। यानी कि आयरन है आपके साथ, आयरन के साथ में आपके छोटे अणु, देखिए आयरन +3 हो या फिर +2 कुछ भी मान लीजिए आप, +2 या फिर +3, इसके साथ आपके छोटे अणु जल भी जुड़ सकता है, अमोनिया जुड़ सकता है, या फिर बड़े अणु जुड़ सकते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन कम जो आपके कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोकार्बन यौगिक वो जुड़ सकता है। प्रोटीन जुड़ सकता है, जो प्रोटीन जो जिसमें कि 50 से ज़्यादा कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, उस प्रकार के अणु भी इससे जुड़ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके किसी भी प्रकार से बन सकता है, जो आपके उपसय संयोजन यौगिक है किसी भी प्रकार से बन सकता है। आगे बोला गया देखिए ये एक बड़ा अणु है, देखिए इतना बड़ा अणु भी जुड़ सकता है जिसको आप EDTA बोलते हैं। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है जैसे कि Cl-H2O या अमोनिया, तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। यानी कि ऐसा लिगेंड जो एक जिसके पास एक संयोजकता होती है तो वह एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। जैसे कि NH2CH2 NH2 NH2 एथेन 1,2 डाइएमीन अथवा C2O4- ऑक्सलेट, तो ऐसा लिगेंड द्विदंतुर। और जब लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित हो जैसे कि NCH2CH2 का होल 4 NH3, तो लिगेंड बहुदंतुर कहलाता है। देखिए आपको बोला गया कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसको बोलेंगे आप PDTA4-, ये रहा जिसकी संरचना आपको यहाँ पर बना रखी है, ये रही जो आपकी संरचना बन रही है, ये आपके EDTA की संरचना है। तो आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि लिगेंड एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक कैसे पहचाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके अमोनिया है, अमोनिया में क्या है आपके, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, केवल एक ही चीज़ को किसी धनायन को दे सकता है, तो ये कहलाएगा आपके एक दंतुक। जितने लोन पेयर कोई भी दान कर सकता है वो कहलाती है उसकी दंतुकता। तो अमोनिया एक दंतुक है। उसी प्रकार से आपको बोला गया है कि जो आपके ये वाला, आप इसको देखिए, चलिए ये वाली संरचना को आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके NH2 CH2 1 2 3 CH2 1 2, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन यहाँ से देगा लोन पेयर, एक यहाँ से देगा, तो ये कुल मिलाकर के 2 लोन पेयर दान कर सकता है। तो इसकी जो दंतुकता होगी वो आएगी द्विदंतुकता, इसलिए इसको बोलेंगे द्विदंतुक लिगेंड। अब EDTA4- में देखेंगे आप तो देखिए यहाँ से एक यहाँ से देगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और 2 आपके नाइट्रोजन्स के यहाँ से। तो आप देखेंगे ये 6 जगह से अपने लोन पेयर दान कर सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे आप बहुदंतुक। देखिए एक दंतुक, द्विदंतुक और फिर बहुदंतुक आप याद कर सकते हैं। देखिए ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन एक महत्वपूर्ण षटदंतुर यानी कि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा एक केंद्रीय धातु आयन से जुड़ सकता है। तो ये हमने समझ लिया। अब आगे बोला गया कि जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है तो ये कीलेट लिगेंड कहलाता है। कीलेट यानी कि बलय बना लेता है, सबसे बड़ी बात यह है, ये कहलाता है आपके कीलेट लिगेंड कहलाता है। कीलेट लिगेंड का मतलब है ये बलय बना लेगा, और बलय बनाने के बाद में देखिए ये कीलेट लिगेंड कहलाता है। ऐसे बंधनकारी समूहों की संख्या लिगेंड की दंतुरता या आइडेंटिसिटी कहलाती है।
देखिए ये 6 क्या करता है आपके यहाँ पर 6 जगह से आपके क्या करता है, एक ही अगर परमाणु को देगा 6 की 6 जो आपके लोन पेयर हैं, मान लीजिए आयरन को दे रहा है तो ये कीलेट बना लेगा, कीलेट यानी कि वलय बना लेगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे संकुल कीलेट कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं तथा इस प्रकार के एक दंतुर लिगेंड युक्त संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बना लेंगे आपके एक रिंग, और रिंग बनाने पर आप जानते हैं क्या होता है, आपके अनुनाद हो जाता है, और अनुनाद क्या करता है, स्टेबिलिटी को बहुत अधिक बढ़ा देता है। कारणों के लिए खंड 9.8 देखें तो अब आगे देखेंगे क्यों अधिक स्थायी हो जाती हैं ये लोग। लीगेंड जो दो भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है उसे उभयदंती लीगेंड यानी कि उभयदंती संलग्न या उभयदंती लीगेंड कहते हैं। ऐसे लीगेंड के उदाहरण हैं आपके NO2 तथा HCN माइनस आयन यानी कि नाइट्रेट आयन केंद्रीय धातु परमाणु आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा अथवा ऑक्सीजन द्वारा संयोजित हो सकता है। इसी प्रकार साइनेट आयन और थायोसाइनेट आयन, देखिए इसमें क्या कर सकता है, एक बार तो ये सल्फर के थ्रू जोड़ सकता है और एक बार नाइट्रोजन परमाणु के थ्रू जोड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। उभयदंती का मतलब ये है दोस्तों, मेरे पास दो प्रकार के वो हैं, ए और बी प्रकार का एक लीगेंड है। क्या कर रहा है, एक बार तो ए से लोन पेयर दान दे रहा है, एक बार बी से दे रहा है, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं दे रहा। तो जब ये एक बार ए से देगा तो भिन्न प्रकार का बनेगा, जब अगली बार बी से देगा तो भिन्न प्रकार का बनेगा। तो इस प्रकार से उभयदंती लीगेंड होते हैं। देखिए यहाँ पर इसको बोलेंगे आप नाइट्रेटो एन, जब क्या करेगा ये आपके नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर दान देगा। तो देखिए ये कोई भी मेटल है, मेटल को ये जो आपके नाइट्रेटो एन बोलेंगे यहाँ पर, जब ये नाइट्रोजन के थ्रू देगा। देखिए जब आप ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहा है, जो आपके उभयदंतुक जो लीगेंड है वो ऑक्सीजन के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन दान देता है, तो इसको बोलेंगे आप नाइट्रेटो ओ। देखिए जहाँ से दान दे रहा है उसका नाम आ जाता है नाइट्रेटो एन, नाइट्रेटो ओ। यह जाएगा आपके थायोसाइनेटो, HCN, इसको बोलेंगे आप थायोसाइनेट। जब ये सल्फर के थ्रू देगा तो आपको बोलेंगे थायोसाइनेटो। जब ये आपके नाइट्रोजन के थ्रू देगा तो आप इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू लीगेंड दान जो आपके लोन पेयर दान दे रहा है तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन के थ्रू देगा तो क्या होगा। आगे हम नेमिंग में भी इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रख लेंगे इनको। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे उपसय संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जो हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है कि कोई भी जो धातु है वो अपने आसपास कितनी चीज़ों से घिरी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके धातु आयन होता है वो कितने लिगेंडों से घिरा हुआ है, कितने, तो यही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। पढ़िए कि एक संकुल में धातु आयन की उपसय संयोजन संख्या CN, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर को CN बोलते हैं शॉर्ट में, CN उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों, डायरेक्टली जुड़े हों। उदाहरण के तौर पर संकुल आयनों PTCl का होल 6 2 माइनस तथा NiNH3 का होल 4 2 प्लस में, देखिए यहाँ पर प्लेटिनम 6 क्लोरीन जो क्लोराइड के अणु है उनसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर निकेल 4 अमोनिया अणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 6 होगी इसकी CN और यहाँ पर 4 होगी। में प्लेटिनम तथा निकेल की उपसय संयोजन संख्या क्रम से 6 तथा 4। इसी प्रकार संकुल आयनों, देखिए यहाँ पर देखिए कितना है 3, और इसमें इसमें कितना है 3 में Fe और CO की समन्वय संख्या 6 है। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जुड़ा हुआ तो ये 3 से ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसा क्यों, क्योंकि CrO2O माइनस तथा EN डाइमीन द्विदंतुर लिगेंड है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं बता देना चाहूँगा आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका लिगेंड है वो एक दंतुक है या बहुदंतुक है। अगर एक दंतुक है तो 1 गुना जितने हैं वो कर लो, 6 हैं तो 6। अब यहाँ पर कितना है, आपके जो आपके क्रोमेट आयन है वो क्या है, द्विदंतुक है। तो क्रोमेट आयन जब आपके द्विदंतुक है, ये देखिए ये, तो यहाँ पर कितने हैं 2 क्रोमेट आयन, मतलब उसकी वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, द्विदंतुक था 2 और कितने हैं 3, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेम EN के साथ, EN की दंतुकता कितनी है 2 और कितने हैं 3, ये आ जाएंगे 6, तो ये CN कितना हो जाएगा इसका 6। यहाँ जान लेना आवश्यक है कि केंद्रीय परमाणु आयन की उपचय संयोजन संख्या केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगेंड के मध्य बने केवल सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि लिगेंड तथा केंद्रीय परमाणु आयन के मध्य पाइया बंधों तो उन्हें नहीं गिना जाता। तो दंतुकता जब आप गिनते हैं तो केवल जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनता है ना उसको ही गिना जाता है, पाई बॉन्ड को यहाँ पर नहीं गिना जाता। तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पर दंतुकता गिनी जाती है। तो इस बात को आप याद रख लेंगे, ये आगे बहुत काम आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे कोबाल्ट के संकुल। उस टाइम पर आगे बोला गया समन्वयक मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको कहा जाता है। देखिए आपने नाम सुना होगा वायुमंडल, आयन मंडल, तो उसी प्रकार से आपके समन्वयक मंडल है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है समन्वयक मंडल। देखिए केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े लिगेंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वयक मंडल कहलाते हैं। आयनीय समूह गुरु कोष्ठक के बाहर लेके जाते हैं तथा ये प्रति आयन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर संकुल, देखिए क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपके पूरा की पूरा ये है K4FeCN का होल 6,
इसमें समन्वयक मंडल वो है जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखा रहेगा, तो एपीसीएन का ऑल 6 ये रहा, एपीसीएन का ऑल 6 4 माइनस समन्वयक मंडल है, और जो पानी में मिलाने पर जिसका आयनन हो जाएगा, पोटेशियम का तो आयनन हो जाएगा, तो ये कहलाएगा आपके प्रति आयन, तथा के प्लस प्रति आयन है। आगे बोला गया है समन्वयक बहुफलक, तो समन्वयक बहुफलक को इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणु की दिक् स्थान व्यवस्था यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट को समन्वयक बहुफलक कहते हैं। 3D में कैसे उनको जमाया जाता है वो आपके समन्वय बहुफलक कहलाता है। इनमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय मुख्य हैं। तो देखिए 3D में ये 2-3 तरीके से जम पाते हैं, तो एक तो होता है अष्टफलकीय तरीके से, एक वर्ग समतलीय, एक चतुष्फलकीय है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि कोबाल्ट NH3 का ऑल प्लस 3 अष्टफलकीय, ये रहा आपके अष्टफलक। ये मेटल या लिगेंड NiCu का ऑल 4 आपके चतुष्फलकीय है, तो ये चतुष्फलकीय कुछ इस प्रकार से रहता है। तथा PTCl 4 माइनस ये क्या है आपके, देखिए वर्ग समतलीय है, तो वर्ग समतलीय की संरचना कुछ इस प्रकार की रहती है। और त्रिकोणीय प्रामिणी कुछ इस प्रकार की रहेगी, तो 1 2 3 4 5, और वर्ग प्रामिणी कुछ इस प्रकार की रहेगी। तो यहाँ पर M क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और L क्या है आपके लिगेंड को प्रदर्शित करता है, वो भी एक दंतुक लिगेंड को। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। आगे बोला गया है कि जब एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों के यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युगलों से सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या को उपसेचन सत्ता के नाम में केंद्रीय परमाणु के संकेत के साथ कोष्टक में रोमन अंक में दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर CuCN का ऑल पावर 3 माइनस में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +1 है, तथा इसे कॉपर बन लिखा जाता है। कुछ इस प्रकार से होती है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है ये। दोस्तों होता ये है कि देखिए यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, कॉपर की जो संयोजकता है ना, आप उसको X मान लेंगे, X प्लस CN का कितना होता है हम सभी लोग जानते हैं -1, और ये कितनी बार है 4 बार इंटू 4, और ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है -3। तो x माइनस 4 इक्वल टू -3, तो x का मान आ जाएगा आपके -3 + 4, तो x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 1 है। तो उसको आप क्या करते हैं, एक छोटे कोष्टक में कुछ इस प्रकार से रोमन अंकों में लिख देते हैं जब उसका नाम लिखा जाता है। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा आपके टेट्रासाइनिडो कॉपर 1। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। आगे बोला गया है होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल। तो दोस्तों एकदम सिंपल है। होमोलैप्टिक का मतलब होमो यानी कि समान, हेट्रो यानी कि असमान। जब उसके अंदर सारे की सारे जो आपके लिगेंड होंगे सेम होंगे तो वो आएगा आपके होमो, जब कुछ अलग हो जाएंगे वो जाएगा हेट्रो। तो देखिए संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के धाता समूह से जुड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पर CONH3 का ऑल 6, तो यहाँ पर सारे की सारे अमोनिया है, इसको बोलेंगे आप होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के धाता समूह से जुड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, तो आप इसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। तो होमो और हेट्रो तो आप समझ गए, समान और असमान, सीधी सी बात है। जब एक ही प्रकार के होंगे तो होमो और अलग अलग होंगे तो हेट्रो। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे आप उपसय संयोजन यौगिकों का नामकरण। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है हम इसको देखेंगे। नामकरण कैसे होगा देखिए। तो उपसय संयोजन रसायन में विशिष्ट समावयवों पर विचार करते समय सूत्रों में नामों को असंदिग्ध तथा सुस्पष्ट तरीके से लिखने के लिए नामकरण का बहुत महत्व है। क्यों काम आएगा आगे देखेंगे। जो आपकी समावयवता होती है उसमें ये बहुत काम आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इनकी उपसय संयोजन सत्या के सूत्र तथा जो नाम अपनाए गए हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC के अनुशंसाओं पर आधारित है। तो देखिए आप शायद आप ऑर्गेनिक में जाएं, इनऑर्गेनिक में जाएं, केमिस्ट्री में कहीं पे भी जाएंगे तो IUPAC ने कुछ नियम बना रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप नाम देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपको एक केंद्रीय उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र। तो एक केंद्रीय का मतलब ये होता है दोस्तों, एक केंद्रीय का मतलब ये है कि आपके जो केंद्र है ना उसमें केवल एक ही धातु धनायन होगा, जैसे कि आयरन, और इसके आसपास कुछ भी हो सकता है, आयरन X कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर केंद्र में केवल एक ही धातु धनायन होगा, उसको बोलेंगे आप एक केंद्रीय उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र। यौगिकों का सूत्र उसके संगठन से संबंधित आधारभूत सूचना को संक्षिप्त तथा सुगम रूप से प्रकट करने का एक तरीका है। तो सूत्र का मतलब क्या है कि आप उसका जो संगठन है उसके अंदर क्या क्या है, कौन सी धातु धनायन है और उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, उनकी दंतुकता कितनी है, सब कुछ आप बता सकते हैं। वो आप सूत्र के थ्रू कर सकते हैं। एक केंद्र की उपसय संयोजक सत्ता में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। सूत्र लिखते समय निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होते हैं। सर्वप्रथम केंद्रीय परमाणु लिखा जाता है। सबसे पहले आप केंद्रीय परमाणु लिखेंगे।
देखिए पहले हम इसको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से। सेकंड बोला गया कि तत्पश्चात लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। लिगेंड की स्थिति उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए आपको केवल उसके क्या करना है, जो क्रम है ना, सीक्वेंस, उसको याद रखना है, उसकी स्थिति डिपेंड नहीं करानी। आगे बोला है कि बहुदंत्र लिगेंड भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। संकेताक्षर में लिखे हुए लिगेंड के प्रथम अक्षर को ध्यान में रखकर वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति निर्धारित की जाती है। चाहे वो आपके एक दंतुक लिगेंड हो या फिर आपके बहुदंतुक लिगेंड हो, सभी को क्या किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप केंद्रीय धातु परमाणु, उसके बाद लिखेंगे आप लिगेंड का नाम। उसको बोला कि संपूर्ण उपसेचन सत्ता आविष्यित हो अथवा ना हो, उसके सूत्र को एक गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। काय में लिखेंगे, बड़े वाले कोष्टक में लिखेंगे। यदि लिगेंड बहुपरमाणु को तो उनके सूत्रों को कोष्टक में लिखते हैं, संकेताक्षर में लिखे लिगेंड को भी कोष्टक में लिखते हैं। क्या करेंगे आप, जो देखिए लिगेंड कैसा भी हो, उनके जो सूत्र है ना, उसको कोष्टक में लिखा जाता है। समन्वयक मंडल तथा धातु लिगेंडों के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ा जाता। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ लिख देंगे ऐसे कि एक, फिर आप लिख देंगे बहु, कुछ भी, मतलब ऐसे बीच में स्थान नहीं छोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे पूरा की पूरा, ये कहा गया है आपको। आगे बोला है कि जब आवेश युक्त उपसंयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रति आयन के लिखते हैं तो उपसंयोजन सत्ता का आवेश गुरु कोष्टक के बाहर दाईं और मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, जिसमें पहले आवेश की संख्या और फिर आवेश का चिन्ह लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, COCN का होल 6 3 माइनस इसको यहाँ पर लिखा है, ये 3 प्लस यहाँ पर लिखा है, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आदि। और धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से संतुलित किया जाता है। सही बात है, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा वो हमेशा उदासीन रहेगा, तो उसको क्या किया जाता है, संतुलित भी किया जाता है। सन 2004 में देखिए यहाँ पर कुछ नोट लिखा है, उसको बता देते हैं। 2004 में IUPAC ने अनुशंसा की है कि लिगेंडों को वर्णमाला के आधार पर चुनना चाहिए, आवेश के आधार पर नहीं। तो लिगेंडों को कैसे चुनना चाहिए, वर्णमाला के आधार पर। तो ये तो हमने यौगिकों का सूत्र लिखना सीख लिया। अब हम देखेंगे एक केंद्र की उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण और सूत्र, देखिए सूत्र आपको दिया रहेगा पेपर में, उसके हिसाब से आपको नाम निकालना है, और अगर नाम दे रखा होगा तो सूत्र निकालना है। कुछ उस प्रकार के काम करने हैं। उपसय संयोजक यौगिकों के नाम योगात्मक नामकरण के सिद्धांत के आधार पर लिखे जाते हैं। इस प्रकार धातु के चारों ओर जुड़े समूहों को पहचान कर उनके नाम उपयुक्त गुणक सहित धातु के नाम से पूर्व सूचीबद्ध किए जाते हैं, और उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण में निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होते हैं। अब कौन कौन से नियम प्रयुक्त होते हैं, चलिए देख लेते हैं। धनायन तथा ऋणायन दोनों में से कोई भी आवेशयुक्त उपसय संयोजन सत्ता में सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले आपके देखिए ऋणायन और धनायन दो दे रखे होंगे, एक का आपको धनायन और एक ऋणायन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे धनायन का नाम। सेकंड बोला गया है कि केंद्रीय परमाणु आयन के नाम से पूर्व लिगेंडों के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। ये प्रक्रिया सूत्र के लिखने के विपरीत है। सूत्र में तो क्या होता था, सबसे पहले आप केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे, मान लीजिए Fe+2 ये होता है, और कुछ इस प्रकार से आपका सूत्र है कि प्लेटिनम क्लोराइड ये होता है, PtCl4 है। तो आप इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र में तो केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं Pt, उसके बाद में बाकी को लिखा जाता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो नामकरण में जो बाकी के साइड वाले हैं ना लिगेंड, उनका नाम लिखेंगे, और जो धातु केंद्रीय धातु परमाणु उसको बाद में लिखेंगे। ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ आता है। उदासीन तथा धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदलते। जैसे कि जो आपके क्लोराइड है, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोरो। लेकिन अगर अब जब ये नेगेटिव हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे क्लोरिडो। ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में वो आता है। उदासीन तथा धनावेशित लिगेंडों के नाम नहीं बदलते। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि H2O के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए एमीन, और कोबाल्ट के लिए कार्बोनिल तथा NO के लिए नाइट्रोसिल इसके संलग्न चिन्ह में लिखा जाता है। देखिए पानी को आप यहाँ पर एक्वा बोलेंगे, अमोनिया को एमीन बोलेंगे, और कोबाल्ट के लिए आप बोलेंगे कार्बोनिल, CO के लिए आप बोलेंगे कार्बोनिल तथा NO के लिए आप बोलेंगे नाइट्रोसिल। यदि उपसंयोजन सत्ता में एक ही प्रकार के लिगेंड संख्या में एक से अधिक हों तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई, ट्राई आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जब लिगेंड के नाम में अंक एक पूर्व लग्न हो तब बिस, ट्रिस, टेट्रा के साथ ही शब्द प्रयुक्त होते हैं तथा ऐसे लिगेंड कोष्टक में लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी इसके नाम में ये 3 दे रखा है, तो यहाँ पर इसको डाई नहीं बोल सकते आप, यहाँ पर बोलेंगे इसको बिस, टेट्रा। देखिए ये रहा, देखिए कुछ इस प्रकार से डाईक्लोरो। पहले क्या किया आपने, लिगेंड का नाम लिखा डाईक्लोरो बिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन निकेल सेकेंड। तो
आपको बोला है कि धनावेशित ऋणावेशित अथवा उदासीन उपसर्जन सत्ता में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन कोष्ठकों में दर्शाते हैं। तो ये दर्शा रखा रोमन में। आपको बोला है कि यदि शंकुल आयन एक धनायन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। उदाहरण के तौर पर धनायन शंकुल आयन कोबाल्ट को कोबाल्ट तथा प्लेटिनम को प्लेटिनम कहते हैं। यदि शंकुल आयन एक ऋणायन हो, धातु के नाम के अंत में अनुलग्न एट लगाया जाता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट, और कुछ धातुओं के लिए उनके ऋणायनों के नाम में धातु के लैटिन नाम प्रयुक्त होते हैं, जैसे आयरन के लिए फेरेट। उदासीन संकुल का नाम भी संकुल धनायन की भांति लिखा जाता है। आगे बोला है कि यहाँ ध्यान देने योग्य है कि सन 2004 में IUPAC द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ईडो जोड़ता है, अतः क्लोरो को क्लोरिडो लिखते हैं। पहले क्या बोला था इन्होंने कि केवल ओ जोड़ दो, फिर उसके बाद में 2004 में IUPAC ने कहा कि नहीं ईडो जोड़ो, अब तो IEDO, तो ईडो जोड़ता है। अब क्लोरो को क्लोरो की जगह क्लोरिडो कहा जाता है, फ्लोरिडोन, कुछ इस प्रकार से। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल खुद इन्होंने ही कर रखे हैं, तो हम एक बार अनसॉल्व करेंगे जो नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.2 आपको बोला है कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो सूत्र लिखना तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको बोला गया है कि टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आपको बोला है टेट्रा एमीन, तो आपको बोला है एमीन का सूत्र क्या होता है, NH3 का होल 4, यानी कि 4 आपको एमीन लिखनी है। ये लीजिए एक्वा क्लोरिडो, तो एक्वा किसको बोला जाता है, जल को बोला जाता है। क्लोरिडो क्या है, कोबाल्ट है, नहीं क्लोरिडो Cl होता है। और आपको बोला है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो कोबाल्ट क्या होता है, CO, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो आपको यहाँ पर बोला है कि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन, कोबाल्ट कितना है, +3 की अवस्था में है, तो ये आ जाएगा +3, ठीक है, ये +3 है। अब आप इसको संतुलित करेंगे तो देखिए +3 और यहाँ पर कितना है -1, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, +2 होगा। हो गया, देखिए आप एकदम देख सकते हैं क्योंकि ये +3 है, और यहाँ पर देखिए अमोनिया क्या होता है, उदासीन होता है, पानी भी उदासीन होता है, क्लोरीन कितना है, केवल 1 है। तो +3 और -1 कितना बचेगा, तो डिब्बे के ऊपर आ जाएगा आपके +2 आ जाएगा, तो डिब्बे पर +2 आ गया। आपको बुलाया लास्ट में क्लोराइड, तो इसको +2 को संतुलित करने के लिए कितने क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे, तो 2 Cl-, तो इसका जो सूत्र आएगा फाइनली वो आएगा आपके CO NH3 का होल 4 H2O Cl और Cl2, कुछ इस प्रकार से ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो जो आपको लीगेंड दे रखे हैं, टेट्रा एमीन, तो हमने क्या किया, 4 एमीन लिख लिए, NH3 का होल 4। उसके बाद बोला है आपको एक्वा, एक्वा क्या है, पानी, H2O। उसके बाद बोला है क्लोरिडो, क्लोरिडो क्या है, Cl, उसने कहा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो कोबाल्ट है ना +3 मान के ले लिया, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड। लास्ट में बोला है क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि कोष्टक के बाहर आएगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पर क्लोराइड कितने आएंगे ये बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे आप, जो कोष्टक के ऊपर कितना आवेश आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो कोबाल्ट कितना है, +3, अमोनिया कितना है, 0, पानी कितना है, 0, क्लोराइड कितना होता है, -1, कोबाल्ट कितना है, +3, तो कितना बचा आप यहाँ पर देखेंगे, +3 -1 +2, तो कोष्टक पर आएगा आपके +2 चार्ज। और हम जानते हैं कि इसको उदासीन बनाने के लिए कितने क्लोरीन चाहिए, फिर 2 क्लोरीन, 2 क्लोराइड आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 क्लोराइड आ गए, ऐसे पता लगा लिया। आगे बोला है कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो दोस्तों IUPAC नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं मैं आपको क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस वाले को ले लीजिए, PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो प्लेटिनम है ना उसकी सबसे पहले वो निकालेंगे आप ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन संख्या को हम मान लेते हैं X, ठीक है। अमोनिया कितनी होती है आपके 0, +2 × 0। क्लोरीन की कितनी होती है आपके -1। NO2 की कितनी होती है आपके, देखिए दोस्तों NO2 की कितनी होगी आपके -1, और टोटल मिलाकर इस पर कितना आवेश है, पूरे के पूरे पर कितना है, 0 बराबर 0। तो x का मान कितना आ रहा है, x - 2 = 0, x का मान आ रहा है आपके 2। अब इसमें कौन कौन से आपके पास में लीगेंड है, लीगेंड एक तो आपके पास अमोनिया जिसको आप लिखते हैं एमीन, AMMINE, इस इंग्लिश में लिखेंगे जिससे फ़ायदा होगा, एमीन लिखते हैं, ठीक है। और क्लोरीन को क्या लिखते हैं आप, क्लोरिडो, CLORIDO, क्लोरिडो। और आप इसको क्या लिखते हैं आप, नाइट्रेटो, NITRITO, नाइट्रेटो।
अब आप इसको लिखेंगे, क्या करेंगे आप अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले आएगा एमीन, उसके बाद आएगा क्लोरिडो, फिर उसके बाद आएगा नाइट्रेटो। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एमीन कितनी है आपके पास, 2। तो डाई एमीनो, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप समझ लेंगे, हिंदी में भी लिख लेंगे हम, डाई एमीनो। और क्लोरिडो कितने हैं आपके, एक ही है, डाई एमीनो क्लोरिडो, CHLO, बीच में स्पेस नहीं देना है आपको, पूरा ही पूरा रखना है, डाई एमीनो क्लोरिडो। उसके अलावा नाइट्रेटो एन, क्योंकि यहाँ पर जब नाइट्रेटो एन यहाँ पर एन क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो NO2 होता है ना जनरली आपके नाइट्रोजन के थ्रू देता है ना, तो आप उसका नाम नाइट्रेटो एन रखते हैं, नाइट्रेटो एन। और प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पर, 2। तो प्लेटिनम PLATINIUM, प्लेटिनम सेकेंड, ये इसका नाम आ जाएगा। क्या हुआ, डाई एमिनो क्लोरिडो नाइट्रेटो एंड प्लेटिनम। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्लेटिनम की जो आपके यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, कितने आ गई, 2 आ गई। तो उसके बाद में क्या करेंगे आप, जो जो आपके पास लीगेंड है उनका जो आप क्या करेंगे, इंग्लिश की वर्णमाला के अकॉर्डिंग उनका जो नाम देखेंगे क्या है, पे सबसे पहले जो सबसे पहले आता हो अल्फ़ाबेटिकली उसको रखेंगे यहाँ पर आप। एमिन सबसे पहले आएगा, क्लोरिडो बाद में, उसके बाद नाइट्रेटो। इनकी संख्या को देखेंगे कितनी है, 2। आप लिखेंगे डाई एमीन, देखिए डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम सेकेंड। अब इसको देखते हैं आप, जो सबसे सिंपल, देखिए थोड़ा सा टफ वाला कर लेते हैं आप, इसको देखेंगे ये वाला चौथे नंबर का, इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ जो भी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से आप नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग तो आपको समझ में आनी चाहिए। नेमिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में लीगेंड का नाम आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली, उसको जमा लेंगे। जमाने के बाद में सबसे पहले लीगेंडों का नाम लिखेंगे। लीगेंड का नाम लिखने के बाद में आप लिखेंगे जो आपके धनायन बचे हुए हैं उनके नाम। तो देखिए सबसे पहले आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, आप इसको X मान लेंगे। X अमोनिया का कितना होता है, 0, 0 को 5 से गुणा करेंगे 0। कोबाल्ट का कितना होता है आपके, CO का होता है 0। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपके, देखिए क्या होता है कुछ इसमें इस प्रकार से है, CO NH3 का होल 5 और CO का होल थ्राइस, ये आ रहा है आपके माइनस प्लस बना रहा है, और ये आ रहा है आपके Cl माइनस। तो ये किसके बराबर आ रहा है, +1 के। तो X का मान कितना आ रहा है आपके, +1। तो यहाँ पर कोबाल्ट किस अवस्था में है आपके, कोबाल्ट है आपके +1 अवस्था में, आप ये तो पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं, आप क्या करेंगे, आप इनका आपको नाम याद होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे आप, एमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, कार्बोनिल। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। CO3-2, देखिए इसको बोलेंगे आप क्या, देखिए ये आपके एमीन, ये क्या है आपके कार्बोनेटो। तो आप इसका जो नाम आएगा वो आएगा आपके पेंटा एमीन पेंटा एमीन, और इसके बाद क्या है, कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, CARBON, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दोस्तों दरअसल हमने जो यहाँ पर CO3 था ना, इसको हमने CO समझा था। तो कार्बोनेट की संयोजकता होती है आपकी कितनी होती है, -2। तो यह आ जाएगा आपके -2। तो X आ जाएगा आपके +3। तो कोबाल्ट आ रहा है यहाँ पर +3 में, तो कोबाल्ट है आपके +3 में। इसका जो नाम आएगा वो आएगा पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये रहेगा आपके इसका नाम। तो यहाँ पर ये क्या था, CO3 कार्बोनेट था, वो अगर ये वाला CO होता ना तो ये होता आपके कार्बोनिल। तो पेंटाइमीन, तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख सकते हैं। चलिए जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं ना उन्हीं को कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है CrNH3 का होल थ्राइस, H2 का होल थ्राइस, Cl3 का नाम निम्नलिखित होगा। अब इसका नाम कैसे लिखा गया आप इसको देखेंगे। देखिए स्पष्टीकरण, इसका नाम इन्होंने लिखा है। सबसे पहले क्या किया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। इसको X मान लो। अमोनिया कितना होता है, 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0। पानी के पास कितना आवेश होता है, 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0। क्लोराइड पे कितना आवेश है, 3 क्लोराइड है, तो इसका मतलब यहाँ पर +3 आया होगा। जब यहाँ पर 3 आया इक्वल टू +3, तो X का मान कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब है कि आपके क्रोमियम कितने में, +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में है।
तो आप यहाँ पर देखिए, इसको इसको बोला जाता है अमीन, इसको बोला जाता है एक्वा, इसको बोला जाता है क्लोरिडो। तो सबसे पहले आएगा एक्वा। कितने एक्वा हैं आपके पास? 3। तो 3 एक्वा, इसको आप लिखेंगे टेट्रा एक्वा, AQ। दोस्तों इसको बोला जाता है एक्वा। एक बात आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान, एक एक्वा को लिखा जाता है AQUA और अमीन को लिखा जाता है AMMINE। तो आप देखेंगे AQ पहले आएगा या AM पहले आएगा? पहले आएगा AM, उसके बाद आएगा AQ। तो पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये। इसका नाम आएगा ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्योंकि 3 है आपके, तो 3 एमीन और ये 3 है, और ये क्लोरीन कितने हैं? 3। इसका स्पष्टीकरण आप समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। उन्होंने कहा कि संकुल आयन गुरु कोष्टक में जो एक धनायन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार एमीन लिगेंड एक्वा लिगेंड से पूर्व लेके जाते हैं, जो हमने यहाँ पर समझ लिया। चूंकि इनमें 3 क्लोराइड आयन है, इसलिए संकुल आयन पर +3 आवेश होना चाहिए। हाँ, ये तो हमने यहाँ से पता लगा लिया x मान करके। चूंकि यौगिक आवेश की दृष्टि से उदासीन है, संकुल आयन पर विद्यमान आवेश तथा लिगेंडों पर उपस्थित आवेश के आधार पर धातु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना की जा सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, हम निकालना जानते हैं। इस उदाहरण में सभी लिगेंड उदासीन है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक वही होगा जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश है। यहाँ पर ये +3 है। नोट दे रखा है कि यहाँ ध्यान देने योग्य है कि धनायन ऋणायन दोनों में एक ही प्रकार के धातु आयन है, फिर भी इनमें धातुओं के नाम भिन्न भिन्न है। ये आपको किसके लिए दे रखा है? देखिए दोस्तों, ये दे रखा है यहाँ पर क्रोमियम, इसमें कोबाल्ट, सल्फेट, ये दे रखा होगा आपको सिल्वर के लिए। इस वाले के लिए देखेंगे आप, ये वाला धनायन में भी आपके सिल्वर है, ऋणायन में भी सिल्वर है। तो क्या दे रखा है आपको? यहाँ पर दे रखा है AgNH3 का ऑल्टवाइस, और इधर दे रखा है आपको AgCN का ऑल्टवाइस। तो दोस्तों आप पता कैसे लगाएंगे इसके ऊपर कितना आवेश है, इसके ऊपर कितना है? तो चलिए आप इसको x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर AgCN का ऑल्टवाइस है ना, तो आप देखेंगे सिल्वर का कितना होता है, x - 2 = 0। x आ रहा है प्लस का 2, तो यहाँ पर सिल्वर कितने में? +2। तो यहाँ पर भी सिल्वर कितने में आ जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा आपके +2 में। दोस्तों ऐसे नहीं निकाला जाएगा, इसको +2 मान करके नहीं कर सकते आप, ये गलत था। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सिल्वर है, तो सिल्वर है, देखिए यहाँ पर सिल्वर, अमोनिया के पास कितना होता है? 0। ये सिल्वर CN2-। तो एक बात तो आपको यहाँ पर पता लग रही है कि AgNH3 का ऑल्टवाइस AgCN का 2- का नाम निम्नलिखित होगा। क्या होता है? देखिए Ag, सिल्वर को बोलेंगे आप AgNH3 का ऑल्टवाइस, यह आ जाएगा आपके AgCN का ऑल्टवाइस। तो यहाँ पर सिल्वर किस में है? आपके +1 में। यहाँ पर भी सिल्वर किस में है? आपके +1 में। कैसे पता लगाया? इसको मानेंगे आप +1, इसको बोलेंगे आप -1। जब आप इसको +1 बोलेंगे तो यह आ जाएगा x + 0 = +1, तो x = +1। इसको आपने -1 माना है ना, तो x - 2 = -1, x = +1। देखिए जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं दे रखा होता उसके ऊपर हम कितना आवेश मान लेते हैं? एक ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि ये धनायन है और ये ऋणायन है। धनायन और ऋणायन का अंतर आपको पता चल गया। तो अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखा जाएगा? टेट्रा, देखिए टेट्रा एमीन सिल्वर बन, नहीं टेट्रा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 2 ही है, 2। तो डाई एमीन सिल्वर बन, डाई साइन और अर्जेंटेट बन। देखिए यहाँ पर इसका नाम सिल्वर बन लिखा है और यहाँ पर अर्जेंटेट लिखा है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब आपके ऋणायन होता है ना, कोई भी धातु परमाणु जब ऋणायन की तरह व्यवहार करता है तो उसके नाम के अंत में 8 लगाया जाता है, और 8 लगाते समय क्या किया जाता है? उसका जो रोमन नेम होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है। सिल्वर का जो रोमन नेम है उसको बोलेंगे आप अर्जेंटेट Ag। इसको आप याद रखेंगे। ये वाला एग्जाम्पल आपके नीट के एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो आप इसको याद रख लेंगे। चलिए इस प्रकार से हमारी जो नेमिंग है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट हो गई। अब आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। सूत्र लिखने आपको बोला गया कि टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चलिए सबसे पहले लिखते हैं टेट्रा एमीन, ये तो हमने कर लिया। टेट्रा एमीन, देखिए एमीन का सूत्र होता है NH3 का होल 4। टेट्रा है तो मतलब 4, एमीन एक्वा, एक्वा का मतलब है H2O।
टेट्रा एमीन डाई एक बार, डाई मतलब 2 है। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, उसका मतलब है कोबाल्ट थर्ड की अवस्था में +3। तो आप एक बात देखेंगे यहाँ पर एमीन के पास 0, जिसके पास भी 0 थे यहाँ पर, मतलब है कोबाल्ट +3 है। क्लोराइड आएगा बाहर, तो बाहर कितने क्लोरीन आने चाहिए, Cl3, तब जाकर के ये +3 संतुलित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आगे बोला है पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो, तो आपको बोला कि पोटेशियम है, टेट्रासाइनिडो का मतलब 4 Cn- है, KCN का होल 4। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट सेकंड, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट सेकंड। तो पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट सेकंड। पोटेशियम है, टेट्रासाइनिडो है, ठीक है। अब निकेलेट का मतलब है कि ये रेनाइन में आ रहा है, निकेलेट सेकंड। तो कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपके जो पोटेशियम है वो धनायन में आ रहा है, और जो आपके टेट्रासाइनिडो निकलेट है ना, तो निकल इसके ऊपर कितना है, Cn का होल 4, यह आएगा आपके ऋणायन में। तो निकल Cn का होल 4, पोटेशियम टेट्रासाइनिड, निकल कितना है +2 है यहाँ पर, Cn कितना है -4, तो +2 -4 -2, तो -2 क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आ जाएगा आपके K2, इसका सूत्र आ जाएगा आपके K2 NiCN का होल 4, कुछ इस प्रकार से। तो ये समझ में आया होगा आपको, ये हो गया, ये हो गया। आगे बोला कि ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन क्या होता है, मैथ एथ, और ये वाला सूत्र होता है आपके एथेन 1,2 डाइएमीन। तो ये इसको क्या करना है आपको, 3 बार ले रखा है, तो ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो देखिए NH2 कितनी बार है ये, 3 बार। ट्रिस एथेन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम कितना है आपके पास, 3 बार। तो ट्रिस एथेन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो ये लीजिए आपके क्रोमियम यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले क्रोमियम को लिखा जाता है, ट्रिस एथेन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब इसके पास कितना चार्ज होता है, 0, तो यहाँ पर कितना होगा, +3, क्योंकि क्रोमियम के पास कितना है, +3 चार्ज। क्लोराइड, तो क्लोराइड पर सीधी सी बात है, जो +3 यहाँ चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ट्रिस एथेन ये आ जाएगा इसका सूत्र, तो टोटल सूत्र रहेगा इसका वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रकार से इसका पूरा की पूरा जो कर सकते हैं आप इसको। आगे बोला गया है कि आपको इनकी नेमिंग करनी है, तो दोस्तों इनकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले इसको डाल दें छठे नंबर वाले को। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे क्लोरोएथेन। ये क्लोरीन, इसके ऊपर क्या है आपके, क्लोरोमेथेन, नहीं मैथेन एमीन है दोस्तों, इसका नाम है मैथेन एमीन, अमीनो मैथेन। मैथेन के ऊपर क्या लग रहा है आपके, एमीन, तो इसका नाम आ जाएगा आपके मैथेन एमीन। दोस्तों इनका नाम आएगा आपके डाई अमीनो क्लोरिडो, और मैथेनमीन प्लेटिनम क्लोराइड। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर की जो नेमिंग है ना, वो हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से जो हमारे नेमिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समव्यवस्था आइसोमेरिज्म, अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म इसके बाद में पढ़ेंगे, तो अभी नेमिंग तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।